हेलो बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हो? ऑल गुड? ओके, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का फिजिक्स के एमसीक्यू। तो फिजिक्स में सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से समय में, कम समय में, क्योंकि आजकल हर चीज़ फास्ट जल्दी 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 करना है, तो इसमें कम समय में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें और 20 एमसीक्यूज जो हमको मिलते हैं उसमें से पूरे के पूरे हम स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। तो जो आपका पहला एमसीक्यू है वो है अ बॉडी सेट टू फॉलो यूनिफॉर्म मोशन व्हेन। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे, उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज ट्रैवलिंग फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा है और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं पांच डिफरेंट स्टेजेस में। सपोज ये पहला मिनट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड ये 5th मिनट। सो अगर ये हर मिनट में इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए इंटरवल इक्वल है, सपोज सब जगह ये 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है ना, हर जगह ये हर टाइम में, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन का ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर ये एमसीक्यू है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अगर हम ठीक से रीड करेंगे? तो सेकंड वाला, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मिल गया एक नंबर, छोटा सा कॉन्सेप्ट, आएगा नंबर और हमको आराम से मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी चैप्टर मोशन का ही है और ये है ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो ग्राफ वाले के क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना के देता हूं। इस टेबल को अगर याद करेंगे तो विश्वास मानिए ये हर एमसीक्यू के पेपर में, आपके हर स्कूल के पेपर में आपको दिख जाएगा। तो आप पहले टेबल देखिए। तो टेबल ये है कि हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वीटी ग्राफ। हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं। अब हम इसमें इस ग्राफ में या तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, हम तो एरिया निकाल सकते हैं, या तो स्लोप या तो एरिया। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप में हमको मिलता है वेलोसिटी या स्पीड, डिपेंडिंग ऑन, ये दो चीजें थोड़ा ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हो सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो वो वेलोसिटी देगा, अगर डिस्टेंस टाइम होगा तो वो स्पीड देगा, राइट। तो स्लोप देगा, स्लोप क्या होता है मैं अब इस पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू करना है और जुगाड़ है तो जुगाड़ जैसे ही पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस टाइम आपको क्या देगा? स्पीड। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, ये आपको एक्सेलरेशन देगा, राइट। अच्छा, एरिया डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कुछ नहीं देता, ठीक है, एरिया से हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर ये टेबल आपको याद है तो आपके एक क्वेश्चन में, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूं पर 99% इस ग्राफ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से आ सकता है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आया है, इसे बोल रहा है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत ईजी, अगर देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपको हर चीज आसान लगने लगेगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फोर्स के चैप्टर का। फोर्स के चैप्टर का बेसिक है ये भी, और इसमें पूछा जा रहा है टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो हर ऑब्जेक्ट है, जैसे आप भी हैं, अगर आपको जब तक कोई बोले ना कि पढ़ो, आप नहीं पढ़ते हो, राइट। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, तो जब तक उनको बोला नहीं जाए वो नहीं करते। वैसे ही हमारे पास नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट पे रहना चाहता है। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया है, जो इनर्शिया के ऊपर ही बेस्ड आपका फर्स्ट लॉ भी आता है, क्योंकि आप इसके बाद अगर फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ने तो लॉस पढ़ने, तो हमारा जो पहला लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्योंकि देखो इनर्शिया को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम फोर्स लगाएंगे इट विल चेंज इट्स स्टेट। जैसे आपको एक थप्पड़ पड़ेगा, आप पढ़ना चालू कर देंगे तो आपके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, राइट, यू कैन रिलेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। अगर हम और अच्छे से बोले तो इनर्शिया ऑफ मोशन, उसमें भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखो अब एमसीक्यू करते समय हमको ये भी पता चल जाती है कि कौन से टॉपिक्स में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है या हमको थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। तो इनर्शिया का ये टॉपिक है, बढ़िया सा क्वेश्चन। इनर्शिया आपकी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, जो आप किसी भी स्टेट में हो आप उसी स्टेट में रहना चाहते हो, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमारा है वो है अगेन ये फोर्स वाले चैप्टर का है, और इसमें बोला गया है कि फॉर अ बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज। एक बैलेंस फोर्स सिस्टम, तो पहले हमको ये समझना है कि ये बैलेंस फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लेफ्ट साइड से किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और राइट से हम लोगों ने लगाया है 2 न्यूटन। दो लोग हैं, एक 2 न्यूटन लगा रहे हैं और एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि अगर लेफ्ट साइड से हमने कितना लगाया 5 न्यूटन और यहाँ से अगर ये दो फोर्सेस को ऐड अप कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 5 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल है ना। जैसे आपका टग ऑफ वॉर हो जाता है, अगर हम दो लोग हैं और दोनों इक्वल अमाउंट से फोर्स को लगा रहे हैं तो आप मालूम है कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो इट विल नॉट मूव इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। सो द नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड सिस्टम, ठीक है। बैलेंस्ड सिस्टम में जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे भी पूछा गया है फॉर अ बैलेंस फोर्स सिस्टम द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन ऑन अ बॉडी इज 0। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फोर्स का दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं बोल सकता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले मैं इसको रम आउट करते हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए और अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। तो इस पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज टू बी डबल्ड, हमने इनके फोर्स को डबल करना है, तो पूछ रहा है कि उनके बीच के डिस्टेंसेस का क्या होना है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लेना चाहता हूँ इसमें से। तो हमको जैसे पता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में m1 m2 और इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय Gm1 m2 बाय r²। अगर नहीं पता है तो पहले ये याद कर लो, ठीक है। पास का जुगाड़ बेसिकली उन्हीं के लिए रहता है कि जो कुछ नहीं किए कभी। तो अगर आपने कभी नहीं दिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ा है, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है F = Gm1 m2 बाई r²। अब हमको क्या करना है, फोर्स को डबल करना है और मासेस को किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ हो रहा है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अगर इस फोर्स को डबल करना है दैट मीन्स 2F हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो नया डिस्टेंस होगा, ये जो r हुआ वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको r' मान के चल रहा हूँ, r' का स्क्वायर हो जा रहा है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो व्हाट आई गेट, अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो FF कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका r² / 1/r' का स्क्वायर। समझ में आया कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, दिस विल बी r'² ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अगर हम रूट निकाल लें तो दिस विल बी, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1/√2 = r' हो जाएगा। तो r' जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2r। हालांकि तो ये है इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द न्यू डिस्टेंस एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो न्यू डिस्टेंस और ओरिजिनल डिस्टेंस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए ये न्यू डिस्टेंस है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, तो रेशियो कितना आ गया 1/√2। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने ग्रेविटेशन में जो भी 9th में आते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस देखे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है जो r के ऊपर बेस्ड है। तो मेरे लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स अर्थ इज अ केस ऑफ, ठीक है। अगेन ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, पहले तो इसमें फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करता हूं। फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, तो
कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसको मैं अगर छोड़ दूं, इट विल फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये अर्थ की तरफ मूव करना चालू करेगा। तो आपको क्या लगता है जब ये मूव करेगा तो इसका स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड इंक्रीज होता है। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, उसका स्पीड इंक्रीज करता है। इफ आई थ्रो अ बॉल और एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसका स्पीड डिक्रीज होगा। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे जाते समय वेलोसिटी बढ़ती है। अच्छा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपको पूछा गया एक्सेलरेशन के बारे में, तो हमको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी थी कि अगर व्हेन वी मूव डाउनवर्ड्स द वेलोसिटी इंक्रीजेस, और जब हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये दो कॉन्सेप्ट नोट कर लेना प्लीज, आई एम नॉट राइटिंग इट। और दूसरी चीज कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो ये वाला जो इसका आंसर होगा, दिस विल बी एन अ फ्रीली बॉडी टुवर्ड्स इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन का है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। आया समझ में? ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको नोट करते रहना, याद करते रहना, कहीं पे भी आपके काम आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट, देन द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। ये वर्क एनर्जी चैप्टर का है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया और ये इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट। सपोज ये यहाँ पे हमने किसी को थ्रो किया और ये यहाँ पे पहुंच गया, h हाइट पे पहुंच गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एनर्जी होती है। तो बेसिक एनर्जी अगर हम पूरे चैप्टर में देखें तो बेसिकली दो ही, वर्क एनर्जी में दो ही एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी के पास मोशन है, फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है, तो पंखे के पास एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हाथ रखो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पोजीशन की वजह से भी एनर्जीज होती हैं, आपके शेप की वजह से भी एनर्जी होती है, ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से भी एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी हाइट पे है, तो किसी हाइट पे जब होगा इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो यहाँ पे होगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। इज इट ओके? ठीक है, तो ये देखो चीजें भी रिवाइज हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हमारे जो टॉपिक्स है ना वो भी रिवाइज हो जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था ये छोटा सा ऐसा वीडियो इसलिए मैंने बनाया था ताकि आपको ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। राइट, ओके। अगेन वर्क एनर्जी चैप्टर का ही है हमारे पास। तो हमसे पूछा जा रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हमारे कोचिंग में जब ये दिया गया था, मोस्टली लोगों ने गलती किया था, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाटएवर, देखो क्वेश्चन जब भी कुछ आता है तो उस टॉपिक के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बाद में सॉल्व होगा। बच्चे हमसे पूछते हैं सर इसके ऑप्शन दो, तो मैं ऑप्शन नहीं देता। मतलब पहले आपको तो पता हो कि क्या टॉपिक है और क्या जानते हो। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपसे बोला जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बोलता है तो लोगों को ये याद आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर बच्चे को ये आता है तो ये आराम से सॉल्व करेगा। अब कुछ बच्चों को ये आता है, उसके बावजूद कहाँ गलती हुई मैं बताता हूँ आपको। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंक्रीज, द काइनेटिक इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। इसको हमको 4 गुना करना है। ठीक है ना, अगर इसको 4 गुना करना है, और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मास के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं गई है, तो मास कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर इसको 4 गुना करना है तो वेलोसिटी को कितना गुना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको 4 टाइम्स करना है तो ऑब्वियसली मेरे को इसको कितना करना पड़ेगा? इसको 2v करना पड़ेगा, क्योंकि 2v का स्क्वायर ही कितना होगा? 4। बाकी चीजें तो वो एज इट इज रख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि अगर इसको मैं, अगर देखिए, अगर सिर्फ इसमें मास के लिए पूछ सकता कि मास को कितना टाइम्स करूंगा तो इट विल बिकम 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। यहाँ पे देखो एक मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हटा दे तो हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इसको 4 टाइम्स करना है तो इसको भी 4 टाइम्स करना है। पर v के साथ ये स्क्वायर में, अगर v अगर 2 गुना बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है।
है ना, मजेदार। हाँ अच्छा है। तो यहाँ पे एक बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं कि स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये इट विल बी 4। सो वेलोसिटी हैव टू बी डबल्ड, है ना, या 2 टाइम्स, अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो यू विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बाय 4 टाइम्स, राइट, बढ़िया, ओके। सो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो साउंड के ऊपर क्वेश्चन है, साउंड से रिलेटेड है और एको के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको याद हो एको क्या होता है और उसके क्या कंडीशंस हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आते हैं, है ना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे इसमें भी पूछा है द एको इज हर्ड ओनली इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टिकल इज हाउ मच मीटर्स। तो हमको ये याद रखना है कि एको क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि एको जो होता है इट इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय सम ऑब्स्टिकल। तो आपको पता है कि जब हम लोग किसी बड़े से हॉल में अगर खाली एम्प्टी हॉल है एंड यू साउंड समथिंग इट विल कम बैक टू यू, इट विल रिपीट इटसेल्फ, है ना, है ना, राधा 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 आपने सुना होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसी कुछ आवाज़ करें तो रिपीट हो रिफ्लेक्ट होकर रिपीट होती हैं, दैट इज नोन एज एको। अब एको हमेशा नहीं होता, देखो जैसे इस रूम में अगर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ फिर से गूंज के वापस नहीं आ रही, दैट इज बिकॉज कुछ कंडीशन होती है। तो एक पहला कंडीशन इसमें होता है कि जो ऑब्स्टिकल होता है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर का उसका डिस्टेंस होना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जो ईयर का हमारा परसेप्शन है, कोई भी साउंड को सुनने की जो परसेप्शन है, 2 साउंड के बीच में 1/10 सेकेंड का एक डिफरेंस होना चाहिए। 2 साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज आवर ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 साउंड्स। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है जिसके वजह से अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हमको पता है दैट इज 340 अप्रॉक्सीमेटली, अगर कुछ कैलकुलेशंस करूंगा तो आई विल गेट द डिस्टेंस एज 17 मीटर। तो जो हमारा ऑब्स्टिकल है दैट शुड बी एटलीस्ट 70 मीटर, दैट इज 17.2 आता है। तो 17 मीटर अगर रहेगा तो ही आपके चांसेस हैं एको होने के लिए। और दूसरा और भी कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल जो आपका ऑब्स्टिकल है इट शुड बी रिजिड, है ना, इट शुड बी ह्यूज, तो रिजिड होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मीट करती है तो यू कैन गेट एन एको। तो एको भी हमारा यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 17 मीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ग्रेविटेशन चैप्टर से, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, है ना। अब देखिए जैसे ही हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो जैसे ही मेरे को कोई टॉपिक अगेन बोला ना, जैसे ही मुझे कुछ जी के बारे में पूछा है, क्या क्या मुझे जी के बारे में पता है, तो मुझे पता है कि जी का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जी होता है gm/r², दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड नो, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ का शेप होता है वो एलिप्टिकल शेप में होता है। तो एलिप्टिकल शेप में है तो यहाँ पे एक पोल्स है, यहाँ पे इक्वेटर्स है, तो पोल का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो ये देखो अगर कम है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जी पोल और यहाँ पे जी पोल जो है बड़ा होता है जी से। तो बिफोर सीइंग द क्वेश्चन ये मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे पहले से पता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको क्लासरूम में बिल्ड करने चाहिए और ताकि हमको ऑब्जेक्टिव्स करने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे भी जैसे ये पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज वही अगेन सेम एट इक्वेटर एंड पोल्स, लीस्ट ऑन पोल्स। तो जैसे हमको पता है अभी मैंने आपको बताया कि पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, तो हमारा लीस्ट एट इक्वेटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक फॉर्मूले के ऊपर ये बना हुआ है। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लोटेशन का चैप्टर का है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 15 पास्कल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा प्रेशर है, वो कितना है, 15 पास्कल का प्रेशर है, और हमारे पास जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूनिट्स का थोड़ा खेल है भाई। देखो बेसिक्स हर जगह दिक्कत देता है ना, हमेशा बिल्ड योर बेसिक्स। हमारे कोचिंग का बेसिक पंच लाइन भी यही है कि बिल्ड योर बेसिक्स। तो बेसिक्स देखिए यहाँ पे आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत लोगों को सेंटीमीटर को मीटर में करना नहीं आता, ठीक है ना, सॉरी टू से दैट, बट ऐसा है भाई बेसिक, और यहीं पे हमारी प्रॉब्लम जाती है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 1 सेंटीमीटर 1/100 या 10⁻⁻² के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर।
तो अगर 2 स्क्वायर है तो 10⁻⁴। तो ये एक बेसिक चीज़ है। पास्कल आपका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमको एसआई में चलाना है। इसके अलावा इस टॉपिक के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। बहुत सिंपल सा, अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से बन जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमारे पास 15 है और ये 10⁻⁴ एरिया है, तो 15 × 10⁻⁴। अब देखिए ऑप्शन में अभी कभी कभी होता है, ऑप्शन में 15 × 10⁻⁴ नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी 1.5 × 10⁻⁻3। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, तो ये इसमें से एक -1 यहाँ चला जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। इस विल बी 1.5 × 10⁻⁻3। इज इट ओके? आया समझ में? तो सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लोटेशन के ऊपर, बढ़िया सा एकदम सिंपल सा। देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल से आ रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, बस पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है पता ही नहीं रहता टॉपिक, और पता नहीं होने की वजह से हमारे छोटे मोटे जो नंबर्स आ सकते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, आगे वर्क अगेन ये वर्क चैप्टर का है। इफ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी आर डबल देन द न्यू वर्क डन विल बी। अगेन तो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये नहीं पता है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगेन द बेसिक, तो हमको क्या बोल रहा है? फोर्स और दोनों ही डबल कर रहा है। तो अगर इसको भी मैं डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 × 2 = 4 F × D। तो जो हमारा नया वर्क डन होगा, नया वर्क डन, पुराना वर्क डन F × WD है, उसको हमने डबल कर दिया तो हमारा नया वर्क डन हो जाएगा 4 × W, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमने फोर्स और डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को अगर ट्वाइस कर दिया, द वर्क डन विल ऑल्सो बिकम्स 4 टाइम्स। सो हमारे पास ऑप्शन है 4 टाइम्स। इज इट ओके? ओके। वर्क एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्क एनर्जी का है, लेकिन थ्योरेटिकल है, बस नॉलेज अगर हमको है तो पता चल जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर टॉपिक का है। तो हमसे पूछा जा रहा है आपका फेवरेट मोबाइल, हाँ भाई, मोबाइल चार्जर के बारे में पूछ रहा है। मोबाइल चार्जर क्या एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मोटर हो सकता है आपके पास, व्हेन द वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम डैम, और किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कन्वर्शन ऑफ क्या एनर्जी होगा? व्हेन यू आर बाईसाइक्लिंग, व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर लाइटिंग अप अ वुड। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोबाइल चार्जर कौन सा कन्वर्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब चार्ज करते हैं, ये चार्जर हमारे फ़ोन को कैसे चार्ज करता है, आपको पहले वो समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको मोबाइल कैसे चलता है, आपको अगर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप बता सकते हो। तो हमारे पास जो मोबाइल रहता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बैटरी रहती है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। तो बस बेसिकली वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल को चलाता है। अब जैसे ही हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, दैट मीन्स उसमें से केमिकल एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम चार्ज पे लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल में, क्योंकि हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है ना। तो जब हम प्लग में लगाएंगे, तो हमारे चार्जर को प्लग में लगाएंगे और मोबाइल हमारा कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि आप मोबाइल को चार्ज करके उसके केमिकल में चेंजेस कर रहे हो, तो आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? है हमारे पास बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोबाइल चार्जर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। इसको तो आप ध्यान से देखोगे, मोबाइल है हमारा प्यारा मोबाइल। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास दिस एंड दिस। अगेन बेसिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिक फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला, तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा बताओगे क्या? हाँ पता है बच्चे लोग को, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे हमेशा न्यूमेरिकल्स में आप यूनिट्स का ध्यान रखें। तो हमारे पास जो यूनिट्स दिए हैं, मास दिया हुआ है 300 ग्राम, तो ऐसा यूनिट में अगर हम 300 ग्राम है तो ये हो जाएगा 1000, और हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और आंसर हमारा मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर।
तो हमको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगेन बेसिक्स, ठीक है ना। तो ये अब दोनों को कैंसिल कर दो, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, दैट इज 1.5। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। सो आपका पहला ऑप्शन सही है, P = mv से हम ये फॉर्मूला कर सकते हैं। तो दो न्यूमेरिकल्स देखे हमने, दोनों में साइन कन्वेंशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, SI यूनिट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। अगेन चैप्टर 1 का अगेन वही टेबल वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, जो टेबल आपको मैंने बना के दिया था कि स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है। तो स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगेन याद रखना, डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, डिस्टेंस भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी, और अगर डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि इनके MCQs एग्जाम में आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है आपका अगेन साउंड का क्वेश्चन है, साउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन थ्योरेटिकल है ये, थ्योरेटिकल अगर थ्योरी आपकी अच्छा है तो आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, है ना, हमारे पास फैक्टर्स है। तो ये साउंड के फैक्टर्स के ऊपर, उनका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उस फैक्टर में से हमको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो किसके पे डिपेंड करता है, वो आप पहले याद रख लो। तो हमारे पास वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दीज आर द 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। प्रेशर एक क्वांटिटी है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है। हालांकि उसमें एक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ी हमारे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे जब, तो हो सकता है 9th में हम बता सकते हैं कि अगर प्रेशर अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता, इन तीनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी साउंड की बेसिक चीजों के ऊपर। नेक्स्ट है अगेन ग्रेविटेशन का। अगेन ये वाला जब टेस्ट, मतलब ये हमारे यहाँ जब टेस्ट हुआ था तो बहुत लोगों ने इसको मिस्टेक किया था, थोड़ा सा हड़बड़ी में हो जाता है, कुछ बच्चों को तो बन जाता है और जिनको आता है लेकिन वो हड़बड़ी में गलती करते हैं। आप कुछ लोग को फॉर्मूला नहीं आता तो उसकी वजह से वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, पर जो लोग अटेम्प्ट करते हैं वो भी कभी कभी हड़बड़ी में चीज़ों को गलती करते हैं और ज़्यादा नॉलेज की वजह से भी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज F। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ में दो ऑब्जेक्ट है, इन सपोज करते हैं कि दो m1 m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ये अर्थ पे इसका जो फोर्स है दैट इज F, राइट। अब क्या कर रहे हैं ये, अब इफ द देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून में कितना होगा। जनरली हमारे दिमाग में एक चीज बैठी है कि जो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सही चीज भी है, लेकिन अब हमारे बच्चों को ये पता नहीं कहीं से याद आ गया। अब उनको लगा कि फोर्स अगर अर्थ पे F है तो फोर्स ऑन मून में जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने आंसर देखा और F/6 में टिक कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा खुशी हो जाती है कि अरे हाँ यार तो मुझे पता है, तो गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। अब इसमें ये था कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पहले सोचना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Gm1m2/r²। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो इस पे किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स, G के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, और R के ऊपर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो आप देख रहे हो कि G एक कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता, मासेस चेंज हुए नहीं है, R भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हुई तो फोर्स कैसे चेंज हो सकता है, राइट। तो मून में भी जो डिस्टेंसेस अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, द फोर्स विल बी सेम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम। वेट अगर पूछता तो वो अलग हो जाता, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर पूछता तो वो अलग हो जाता, लेकिन ये फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो फोर्स विल बी सेम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये ज़्यादा नॉलेज में बोला ना, ज़्यादा जानकारी भी कभी कभी हानिकारक हो जाती है अगर अप्लाई ठीक से नहीं करो तो। आया समझ में, तो आंसर विल बी सेम फोर्स F, बिकॉज ये सारी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है और दीज ऑल दीज पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। आया समझ में, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगेन वर्क एनर्जी का ही है, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो हमारे पास मास दे दिया है 2 kg, ठीक है, और हमको दिया है स्पीड दिया है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड फेंका गया है। तो दैट मीन्स यू ले लेते हैं इसको हम लोग, क्योंकि फेंका जा रहा है तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। आपसे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले जो भी थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं यार उनको याद करो, है ना। मेरा बेसिक मोटिव यही रहता है कि हमारे बच्चों को बेसिकली जो हम लोग पढ़ नहीं पाए यार किसी कारण से, है ना, लास्ट मोमेंट में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये तभी इन्हीं के लिए आपने ये वीडियो बना रहे हैं। तो कोशिश करो यार छोटे छोटे फॉर्मूले और बेसिक चीज़ें याद रखें, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हम फिर ना बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बनता नहीं क्योंकि फॉर्मूले नहीं पता है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले याद कर लो, आज बैठ जाओ सारे, बहुत कम फॉर्मूले यार, 9th में बहुत कम फॉर्मूले, तुरंत फटाफट याद करो, चालू जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब इस क्वेश्चन में एक और दिक्कत है कि h दिया नहीं है, तो अब h नहीं दिया हुआ है तो अगेन आपको फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। इस फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे v0 हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। मैक्सिमम ग्रेविटेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ही बात कर रहा होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी ऊपर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो -g के बराबर हो जाता है, और अगर यहाँ पे 10 लेके चलता हूँ तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन ये दो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना, पता रहना चाहिए तभी बनेगा वो, ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनना, बेसिक आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो v² कितना हो गया, v² हो गया 0, u आपको दिया गया है u² दैट इज 9, ये 2 और ये हो गया -10। अगर मैं ले रहा हूँ इसको, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप -10 अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैच कर सकते हैं फिर हम। तो ये हमारा हो जाएगा आपका -20s = 9, s विल बी 9/20। तो s आ गया आपका 9/20। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज mgh। मास कितना है हमारे पास, मास है 2, g की वैल्यू है 10, h कितना आया 9/20। तो अगर इसमें से कैंसिल आउट करेंगे दिस विल बी ओनली 9 जूल्स। तो आंसर है 9 जूल, ऑप्शन में हमारे पास है 9 जूल। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला mgh, अगर किसी चीज़ को हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो v 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय -g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अगेन ग्रेविटेशन चैप्टर का ही समझ सकते हैं इसको, सॉरी वर्क एनर्जी का देखेंगे इसको। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ h, आफ्टर इट हैज फॉलन एट अ हाइट ऑफ h/2 इट विल पॉसेस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये h हाइट पे है, और ये जब h/2 हाइट पे जाता है, यहाँ पे करीब, यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी आपको बताना है। तो बेसिक अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है कहीं पे तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी, यहाँ जब नीचे पहुंच जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्यों मोशन में आ जाएगा ये। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन पे ही है, हाइट नहीं है। हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है mgh। अब h अगर 0 हो गया, जमीन पे है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इन बिटवीन आधे समय में, आधे डिस्टेंस में क्या होगा, इसमें आधा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो जैसे ही हाफ में आ गई इट विल स्टार्ट मूविंग, मोशन रहेगा मतलब वेलोसिटी रहेगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी, तो यहीं का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट, और क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे तो एकदम हाफ पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो नेचर में जो भी मोशंस होते हैं उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन ही होता है। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। फिर अगेन मतलब इसमें हाफ, यहाँ इस पॉइंट पे हाफ,
एंड टोटली यहाँ पे जब जाएगा तो टोटली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे एट द मिड पॉइंट यू विल हैव बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस था क्वेश्चन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास हमसे पूछा जा रहा है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। अगेन ये वो अभी ये वाले जो क्वेश्चंस पे ही हमने कवर कर लिया है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है, मोशन चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो ये इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हमको क्या बोल रहा है कि बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u, और द ग्रेटेस्ट हाइट, हमको हाइट पूछ रहा है, इट विल बी राइज। तो हमको पता है कि a जो होता है वो माइनस g के बराबर होता है, और मैक्सिमम हाइट के समय v कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो ये v कितना हो गया 0, दैट इज u स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, तो 2g s h, s को h ले लेते हैं, 2gh, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो h विल बी u स्क्वायर बाई 2g। तो हमारा आंसर है u स्क्वायर बाई 2g। आया समझ में? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे फिजिक्स में जो जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको साथ में थोड़े कॉन्सेप्ट बता दूं, है ना। तुक्के मार के मत आओ भाई, थोड़ा अगर जानकारी रहेगा तो कम से कम हम उसको फ्लूक नहीं करेंगे, कम से कम हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कितना ही पूछते रहोगे लोगों से, कभी कुछ बता भी दो, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लो, और मैं और ऐसे कुछ और ऑब्जेक्टिव के वीडियो और बनाने की कोशिश करता हूँ और आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताएगी वो याद रखना, जैसे कुछ भी चीज़, जैसे साउंड जो है प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ याद भी रह गया ना हमारे एग्जाम तक, तो आप लिख के आ जाओ, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, राइट। तो थोड़े थोड़े से ही फिर घड़ा भरता है ना भाई, है ना। तो मेहनत करो बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।